हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए कुछ वायरल नियम लेके आया हूँ जो आज आपके पेपर में आने वाले हैं। तो आप इन पेपर से पहले इनको देख कर रहें, आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी इनकी। और आज आपके लिए मैं ये बिना रटाए, बिना आपको रटाए ऐसे ही याद करा दूंगा डायग्राम की सहायता से। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं कुछ नियम। तो हम देखते हैं पहला नियम कौन सा है। तो पहला नियम इसमें दे रखा है। पहला नियम इसमें कौन सा है? पहला नियम इसमें दिया हुआ है हेनरी का नियम। पहला नियम कौन सा दिया हुआ है? पहला नियम इसमें दिया हुआ है हेनरी का नियम। लिखिए, तो इसकी सीमाएं लिखिए और इसके अनुप्रयोग लिखिए। यानी हेनरी का नियम लिखना है, उसकी सीमाएं लिखनी है, उसके अनुप्रयोग लिखनी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे हेनरी का नियम होता क्या है। तो हेनरी के नियम में क्या होता है, हम पहले सबसे पहले एक बर्तन लेते हैं। इस बर्तन में मान लो कुछ घुला हुआ विलायक की उपस्थित है। क्या है? इस विलयन में विलायक है कोई, ठीक है। इसमें कोई पानी भरा हुआ है। इसमें हम क्या बोलेंगे? CO2 गैस बोलेंगे, O2 गैस बोलेंगे, ठीक है। CO2 गैस से O2 गैस अगर हम इसमें घोलेंगे इसमें, और यहाँ पे ताप कैसा होगा इसमें, यहाँ पर जो क्रिया होगी, ताप होगा स्थिर। कैसा होगा? ताप स्थिर होगा। यहाँ पे ताप कैसा होगा? ताप स्थिर ताप पे किसी विलायक में गैस को घोलते हैं। तो क्या करते हैं, गैस के जितना अधिक दाब होगा, जो जो जितना अधिक दाब होगा, अगर जितना अधिक दाब होगा उतनी अधिक गैस गैस घुलती है पानी में। क्या करते हैं, जितना अधिक दाब होता है, जितना अधिक दाब होता है उतनी क्या होती है, उतना ही अधिक गैस में क्या बोलती है, उतनी अधिक इसमें गैस बोलती है, ठीक है। द्रव के अंदर उतनी गैस अधिक मात्रा में गैस बोलती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें सिंपल सा ये है कि इसमें लिखेंगे, देखो इसमें लिखा हुआ है हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता, किसी गैस की द्रव्य विलेयता, ठीक है, विलेयता जो होती है दाब के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? दाब के समानुपाती होती है। मतलब क्या होता है इसका, कि जितना अधिक दाब होगा उतनी अधिक जितना अधिक गैस का दाब होगा उतनी अधिक क्या होती है, उतनी ही अधिक गैस में गैस बोलती है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, गैस की घुली हुई, इसमें यहाँ पे लिखेंगे घुली हुई गैस की मात्रा किसके समानुपाती होती है? घुली हुई गैस की जो मात्रा किसके समानुपाती होती है, वो होती है गैस के दाब के। किसके? गैस के दाब के। तो पी के समानुपाती होती है। किसके? पी के समानुपाती होती है। ये पी के समानुपाती होती है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे टी की तरह टी, यहाँ पे स्थिर है, टी यहाँ पे क्या है, स्थिर है, ठीक। टी यहाँ पे स्थिर, टेम्परेचर यहाँ पे स्थिर है। तो गोलीय गैस की मात्रा पी के समानुपाती होती है। पी का मतलब होता है प्रेशर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे उसकी मात्रा हम ले लेंगे एम। पी की मात्रा इसकी क्या एम है, और समानुपाती चिन्ह है यहाँ पे पी लगाएंगे, ठीक है। ये तो इसका नियम हो गया। अब इस नियम के लिए एक तरीके से और लिख सकते हैं। यहाँ पे जो समानुपाती हटाएंगे, क्या हटाएंगे? समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे के एच एक कांस्टेंट आ जाता है। क्या आता है? के एच कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। के एच का आता है कांस्टेंट आ जाता है, ठीक। के एच एक कांस्टेंट आता है। ये हो गया हेनरी का नियम। हेनरी का नियम होगा एम बराबर के एच पी, ठीक है। यानी जो गैस की घुली हुई मात्रा है, गैस की घुली हुई मात्रा किसके समानुपाती होती है? दाब के समानुपाती होती है। और यहाँ पे इसके लिए हटाएंगे, समानुपाती चिन्ह के लिए हटाएंगे तो यहाँ पे के एच लग जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसमें लिखते हैं जो एम है ये क्या है? ये गैस की मात्रा है, गैस की घुली हुई गैस की घुली मात्रा है, ठीक है। ये क्या है? ये गैस की घुली मात्रा है। और बात करते हैं यहाँ पे के एच का, यहाँ पर कांस्टेंट हेनरी नियतांक है, हेनरी नियतांक है। ये क्या है? हेनरी नियतांक है। और पी क्या है? यहाँ पर पी क्या है? दाब है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसके लिए लिख लेंगे। बस यही नियम हो गया। किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। इसका नियम है, ठीक। इसके बाद देखते हैं इसके कुछ अनुप्रयोग और पहले देखेंगे सीमाएं क्या क्या है। हेनरी नियम की सीमाएं क्या क्या है। तो हेनरी नियम यह तनु विलीयन पर लागू होता है, जितने भी तरल विनील होते हैं उन पर लागू होता है, ठीक। हेनरी का नियम निम्न दाब व उच्च दाब पर कार्य करता है, दाब पर काम करता है। ये सब सीधा सिंपल है कि हेनरी का नियम किस पे? निम्न दाब पे उच्च दाब पे काम करता है। अगर निम्न दाब होगा तो गैस की विलेयता कम होगी, और अधिक दाब होगा तो गैस की विलेयता अधिक होगी, ठीक है। इस प्रकार से यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करती। जैसे ये नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करती, ठीक है, उन पर लागू होता है। अब बात करते हैं हेनरी के नियम के कुछ अनुप्रयोग। अनुप्रयोग की बात करें तो इसमें कहते हैं गोताखोरों द्वारा सांस लेने में उपयोग कहता है। हेनरी का नियम कहाँ का उपयोग होता है? जब गोताखोर होते हैं, गोताखोर द्वारा सांस लेने में उपयोग की जाती है, ठीक। और शीतल जितने शीतल पदार्थ होते हैं, जैसे बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक हो गई या फिर कोई जितने सोडा वाटर हो गए, इन सब में क्या इसमें CO2 गैस होती है। इन सब CO2 गैस के लिए इसी हेनरी के नियम पे बोलते हैं, ठीक है, मिलाते हैं इसमें। अब बात करते हैं फेफड़ों में क्रिया विधि में। फेफड़ों की क्रिया विधि में क्या होता है? इसी हेनरी के नियम को यूज होता है। अब बात करते हैं पहाड़ों पर जो पर्वतारोही होते हैं, तो पर्वतारोही होते हैं वो सांस लेने में हेनरी के नियम का उपयोग करते हैं। कैसे? उसमें गैस होते हैं, उनके पास सिलेंडर होते हैं, उसमें जो गैस भरी जाती है वो हेनरी के नियम पे भरी जाती है, ठीक है। तो ये था हेनरी का नियम। अब देखते हैं इसके बाद अगला नियम कौन सा है। आगे इसमें नियम दे रखा है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट ले लें। और अगला नियम देखते हैं। इसमें अगला नियम इसमें दिया हुआ है
तनु विलीन के लिए राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा इसकी सीमाएं लिखिए। अब इसमें ये राउल्ट का नियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी कई बार अच्छे नंबर में देखने मिलता है, इसके आधार पर क्वेश्चन भी आते हैं। तो पहले हम देखेंगे राउल्ट का नियम होता क्या है। तो राउल्ट के नियम क्या है? राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर, कोई मान लो कोई कोई विलायक है, इसमें कोई अवाष्पशील विलेय मिला देंगे, ठीक है, अवाष्पशील विलेय मिला देंगे तो क्या होता है, इसका जो इसका प्राप्त विलयन होता है उसका वाष्पदाब अपेक्षिक अवनमन, जो वाष्प का अपेक्षिक अवनमन होता है वो मोल प्रवाह के बराबर होता है। किसका होगा? मोल प्रवाह के बराबर होता है वाष्प का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, इसमें क्या दे रखा है कि जो कोई विलायक के अंदर कोई अवाष्पशील पदार्थ डाल दिया हमने, तो जो पूरा विलयन प्राप्त हुआ उस विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है, वो किसके बराबर होता है? मोल अंश के बराबर होता है, फिर मोल प्रवाह कहते हैं उसके बराबर होता है। ठीक है, तो भैया यहाँ पे लिखने वाले हैं कि वाष्प का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का वाष्प दाब का अपेक्षिक अपेक्षिक अवनमन, अपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है? मूल अंश से मूल प्रभाष के बराबर होता है, मूल अंश के बराबर होता है। ठीक है, मूल अंश के बराबर होता है, मूल अंश के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर वास्तव का अपेक्षित अवनमन कैसे लिखेंगे? तो वास्तव का अपेक्षित अवनमन लिखेंगे पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट, ये होता है वास्तव का अपेक्षित अवनमन। ये विलायक का शुद्ध वास्तव होता है, ये विलयन का वास्तव होता है, और ये विलायक का शुद्ध वास्तव। और मूल अंश के बराबर होता है। मूल अंश क्या होता है? मूल अंश होता है एक्स, एक्स मान लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेंगे विलय का मूल अंश ले लेते हैं मान लो, ठीक है, विलय का मूल अंश एक्स लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से अगर बात करते हैं तो अब ये तो इस प्रकार से ही हो गया। ठीक है, ये मूल अंश के बराबर हो गया। अब इसके लिए खोल के हम लिखते हैं मूल अंश के लिए। आपको बता था कि यहाँ पे मूल अंश का सूत्र क्या होता है? मूल अंश का सूत्र होता है एक्स बराबर स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये क्या? ये विलय का, ये स्मॉल एन है, ये विलय का मूल अंश है, और ये कैपिटल एन है, ये विलायक का मूल अंश है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके जगह पे लिख लेंगे, हम यहाँ पे इसके जगह पे हम एक्स लिख लेते हैं, और एक्स जगह पे अब इसको खोल के लिखते हैं। इसके लिए खोल के लिखते हैं, इसके लिए जो लेंगे पी नॉट माइनस पी एस, ठीक है, बटे में आएगा पी नॉट बराबर आता है एन बटे एन ए प्लस एन, कैपिटल एन स्मॉल एन, इनका योग होता है। ठीक, अब बात करते हैं, ये तो हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया राउल्ट का नियम हो गया, ये हो गया राउल्ट का नियम। ठीक है, अब देखो अगर बात करें तनु विलयन की, अगर तनु विलयन की बात होती है तो तनु विलयन में क्या होता है? यहाँ पे एन होता है, जो विलय का मोल होते हैं, विलय के मोल होते हैं, उनके लिए नगण्य मान लेते हैं, बहुत कम मान लेते हैं। तो इसका क्या होता है तनु विलयन के लिए? अगर हम लिखें तनु विलयन के लिए, अगर आता है तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, अगर तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम आता है तो क्या करेंगे पता है? तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे स्मॉल होता है, एन होता है, ये होता है विलय का मोल होते हैं, विलय के मोल को बहुत नगण्य मान लेते हैं, क्योंकि तनु विलयन होते हैं बहुत ही पतले होते हैं, उनमें विलय पदार्थ की मात्रा बहुत कम मानी जाती है। तो विलय पदार्थ के जो मोल होते हैं उनके लिए नगण्य मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? नगण्य मान लेते हैं। फिर यहाँ पे उसी प्रकार से लिखते हैं पी नॉट माइनस के पी एस अपॉन पी नॉट बराबर के एन अपॉन कैपिटल एन, स्मॉल एन यानी विलय के मोल बटे विलायक के मोल। ठीक, ये होता है तनु विलयन के लिए। ये किसके लिए होता है? ये होता है तनु विलयन के लिए, ये होता है तनु विलयन के लिए, और ये होता है ये तो साधारणता होता है। ठीक है, ये तो हो गया क्या होता है? ये तो हो गया राउल्ट के नियम, ये तो राउल्ट का नियम हो गया। ठीक है, राउल्ट का नियम क्या कहता है कि वास्तव का अपेक्षित अवनमन मूल अंश के बराबर होता है। वास्तव का अपेक्षित अवनमन होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एक्स और मोल प्रभावी होता है। अब इसमें इनके फर्क लिख देंगे, ये पी एस लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है पी एस यानी किसका? सॉल्यूशन का सॉल्यूशन का बस दाब लिखा हुआ है। ठीक, और यहाँ पे मोलंस लिखा हुआ है। मोलंस अगर बात करें तनु विलयन के लिए, तो तनु विलयन के लिए क्या होता है? एन होता है, एन होता है, एन के लिए बहुत कम मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, जो एन है यहाँ पे विलय के मोल है, ये क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, ये बहुत छोटा होता है, इससे यानी ब्लैक से बहुत कम होता है, तो इसलिए क्या मानते हैं? इसके लिए मान्यता नगण्य मान लेते हैं। ठीक है, इसके लिए जीरो जीरो मान लेते हैं और इसे हटा देते हैं। फिर ये तो हो गया इसका। अब इसका क्या? इसका ये तो नियम हो गया। अब बात करते हैं इसका, इसके अनुप्रयोग की। तो अनुप्रयोग में क्या है? तो राउल्ट की सीमा, सॉरी सीमाएं है ये, राउल्ट की सीमाएं हैं। तो सीमा में क्या रखा है? सीमाएं यह तनु विलयन पर लागू होती हैं, जो राउल्ट की सीमाएं हैं ये तनु विलयन पर लागू होती हैं।
यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। जितने अवाष्पशील विलय होते हैं, जितने अवाष्पीय विलय पदार्थ हैं, उनके लिए क्या होता है, लागू होता है। विद्युत अपघट्टों के लिए विलयन की सतह पर नियम लागू नहीं होता है। जैसे विद्युत अपघट्ट है, इनके विलयनों के लिए यह नियम लागू नहीं होता। जैसे बात करें जो अपने आयनों में टूट जाते हैं, उनके ऊपर ये लागू नहीं होता। ठीक, विलयन में वियोजित होने वाले पदार्थ के विलय राल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। जो विलयन में वियोजित होते हैं, जो घटित होते हैं, जो पदार्थ, उनमें उनके पदार्थ के विलय राल्ट के नियम का क्या करते हैं, राल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी सीमाएं हो गई। आज हम